नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। और इस बार इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे ट्रेड वॉर की, यानी कि वो कारोबारी युद्ध जो दुनिया देख रही है और दुनिया के सभी देश इसमें किसी न किसी तरह से उलझे हुए हैं। और इसका एक मुख्य हिस्सा जो है वो तकनीक और टेक्नोलॉजी है। और जब तकनीक या टेक्नोलॉजी की बात होती है जिसे लेकर एक युद्ध छिड़ा हुआ है तो फिर 5G भी बहुत अहम हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि इसकी लड़ाई खास तौर पर अमेरिका और चीन के बीच में है कि कौन उसमें लीड लेता है। जिस तरह से 5G में चाइनीज कंपनी हुआवे ने रोल आउट किया 5G टेक्नोलॉजी और उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया आ रही है दुनिया के कई देशों से, जिसमें अमेरिका मुख्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि एक ऐसी रेस है जिसे अमेरिका को जीतना है। तो ये इन तमाम चीजों के बीच में अमेरिका ने हुआवे की सप्लाई चेन पर रोक लगाने की कोशिश की है। यूरोप में इसके ऊपर एक दुविधा भी है, कई देशों ने सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाया है। इन तमाम चीजों का क्या असर पड़ता है अमेरिका चीन के रिश्ते पर, चीन भारत, अमेरिका भारत या यूरोपियन यूनियन, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये तकनीक की जो जियोपॉलिटिक्स है खासतौर पर 5G की, वो कैसे दुनिया भर में इसका खेल इस समय चल रहा है। संजय जोशी हमारे साथ हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी इस चर्चा में। शुरुआत मैं यूरोपियन यूनियन की बात से करना चाहूंगी कि वहां पर भी एक हम दुविधा देख रहे हैं। जर्मनी की तरफ सबकी निगाहें लगी हुई हैं। फ्रांस को हमने देखा है कि अपनी कंपनीज को खास करके 5G टेक्नोलॉजी जो हुआवे की है उसके इस्तेमाल के लिए वो डिस्करेज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआवे की जहां तक बात है। इन सब चीजों को देखते हुए जो ट्रेड वॉर है उसमें अगर हम अमेरिका और चीन में जिस तरह का ट्रेड वॉर है और अब यूरोपियन यूनियन से जैसा ट्रेड वॉर, इन दोनों का जो रुख रहा है चीन को लेकर, उसमें क्या महत्वपूर्ण फर्क दिखाई देता है? बहुत दिलचस्प सवाल है नगमा जी। अगर आप देखें तो इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि चीन ने यूरोप में जो सबसे बड़ा देश है यूरोप का, जर्मनी जिसकी आप बात कर रही हैं, उसका वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 2016 में बन गया, अमेरिका से आगे निकल गया। और जर्मनी आज कई मायनों में कई अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले ज्यादा एक्सपोज्ड है चीन के साथ, चीन की ट्रेड के साथ। तो 2009 में एक्चुअली जो है वो यूएस से आगे निकल गया था, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा जो गाड़ियों का व्यापार जो होता था, मर्सिडीज बेंज, डैimler, वोक्सवैगन, जितनी जर्मन कार्स का जो बड़ा मार्केट था वो जाकर के चीन बन गया, क्योंकि चीन में इतनी बेतहाशा गाड़ियों की खरीद होने लगी जैसे जैसे चीनी इकॉनमी आगे बढ़ी। तो वहां से रिश्ता गहराता गया है। और एक तरफ जर्मनी की कंपनियों ने भारी मात्रा में चीन में मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ की सप्लाई चेन्स में, जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर इन्वेस्ट किया। और दूसरी तरफ से चीन के भी इन्वेस्टमेंट्स जर्मनी में भी आए, फ्रांस में भी आए और अन्य देशों में भी आए। अन्य देशों के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो कई बार बात होती रहती है कि कैसे हंगरी में और छोटे छोटे देशों में ग्रीस में चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन इन फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी चीन ने भारी मात्रा में निवेश किया है। तो ये कारण जो है, चीन एक शनै शनै एक महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता आया है यूरोप में, जर्मन इकोनॉमी में खास तौर पर। इसलिए आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि पूरी विश्व व्यवस्था एक तरह से जूझ रही है कोरोना पैंडेमिक से, तो अगर आप विश्व पर स्थिति डालें तो जो पिछला क्वार्टर गया है उसमें यूएस इकोनॉमी का सबसे खराब समय गया है। लगभग 32.9% जो अगर एनुलाइज करें उसको लें, आज तक इतिहास में यूएस इकोनॉमी की नहीं आई। और इसके पहले क्वार्टर 1 की अगर बात करें इस साल के, तो ये करीब 5% थी, उसके बाद करीब 33% का एक भारी गिरावट आई है। तो ना जो ग्रेट डिप्रेशन आया ना, उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी, 2008 में तो ऐसी स्थिति थी नहीं। जर्मनी को देखें, जर्मनी ने भी कॉन्ट्रैक्शन पोस्ट किया है, वो करीब 10% का है। चीन पर निगाह डालें तो चीन की अकेली इकोनॉमी है दुनिया में जिसने अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ है जून के अंत में, इसमें करीब 3.2% की ग्रोथ रजिस्टर की है पहले से।
तो एक इकोनॉमी है जो बाहर निकल रही है, तो सबको लग रहा है, यूरोप को भी लग रहा है कि अगर हमारी इकोनॉमीज को आगे बढ़ना है तो जो चीन का मार्केट है शायद वही हमें पनाह दे सकता है, वहीं से हमें हेल्प मिल सकती है। तो एक ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन सभी देशों का अंदर यह भी चल रहा है कि चीन की इकोनॉमी का फायदा उठा करके जब अमेरिका की इकोनॉमी में कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, अमेरिकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है कोविड के साथ और पता नहीं कब बाहर निकलेगी, से कब बाहर आकर के आगे बढ़ सकती है, तो चीन का महत्व इस स्थिति में और ज्यादा बढ़ जाता है। और चीन और यूरोप का भी, जैसे अमेरिका और यूरोप की ट्रेड डील की बातें चल रही हैं, चीन और यूरोप की भी, ईयू की भी एक ट्रेड डील का नेगोशिएशंस काफी समय से धीरे 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 चलता आ रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल से 20 तारीख को, उन्होंने अपना पहला अग्रीमेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स पे वो चुपचाप जाकर के साइन कर लिया। तो देखिए, जो ये ट्रेड की दुनिया है ये बड़ी दिलचस्प है, जो निवेश की दुनिया है, व्यापार की दुनिया है, ये बहुत दिलचस्प है। इसके बारे में कई बातें की जा सकती है। जी, बहुत दिलचस्प ये है कि सब लोग चीन से उम्मीद भी लगाए हुए हैं, क्योंकि अकेली ऐसी अर्थव्यवस्था है जो इस समय एक तरह का ग्रोथ दिखा रही है, छोटा ही सही, जबकि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो दिखा रही है कि कितना घाटा हुआ है। लेकिन ऐसे में साथ साथ एक सवाल ये भी जुड़ता है संजय, कि अविश्वास जो है चीन की सरकार के खिलाफ या चीन एज अ देश उसके खिलाफ, वो भी बहुत बड़ा है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में जिस तरह चीन का रुख रहा है विश्व में, आक्रामक और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ, और बहुत खुलकर ये दिखा है, तो अविश्वास भी बढ़ा है अगर उम्मीद बढ़ी है। ऐसे में जर्मनी के बारे में आपने बताया कि अमेरिका को ओवरटेक करते हुए चीन जो है उसका ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा 2016 में बन गया। जर्मनी में चांसलर मर्केल ने कहा है कि किसी की राष्ट्रीयता देखते हुए उस कंपनी को हम बाहर नहीं रखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएं। सारी निगाहें जर्मनी के फैसले पे भी टिकी हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो क्या रहेगा रुख चीन का, ये देखें तो कि जर्मनी क्या फैसला लेता है हुआवे को लेकर। अब ऐसे में क्या लगता है कि यूरोप जो है, जिस तरह का ये ट्रेड वॉर, यूरोप एक संतुलन बनाने का, एक बैलेंस बनाए रखने का रोल अदा कर सकता है? कई देशों को, खासकर जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, उनको ये उम्मीद लगातार यूरोप से रही है कि यूरोप शायद जो ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में, इसमें एक बैलेंसिंग रोल कहीं ना कहीं अदा करेगा। थोड़ी स्थिति अब खराब होने लगी है हांगकांग की वजह से। हांगकांग में जो चीन का नया सिक्योरिटी लॉ आया है, उसके चलते जितने यूरोपीय देश हैं उन्होंने चीन की कठोर से कठोर आलोचना की है। अभी तक तो आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने, यूनाइटेड किंगडम ने अपनी जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज थी हांगकांग के साथ, वो रद्द कर दी। अभी आगे बढ़ करके जर्मनी ने भी वही काम किया है। जर्मनी ने भी अपनी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हांगकांग के साथ रद्द कर दी है। तो हांगकांग एक गले की हड्डी बनता जा रहा है। जहां तक जितने अपने को डेमोक्रेटिक देश मानते हैं, जो मानते हैं कि वो प्रजातंत्र हैं, वो चीन के इस रवैये से, क्योंकि चीन ने इसमें दो चीजें की हैं। एक तो ठीक है, हांगकांग में नया सिक्योरिटी लॉ लाया है, लेकिन ये नया सिक्योरिटी लॉ इस तरीके से उसने लाया, जो नया सिक्योरिटी लॉ के जो मूलभूत, जो सबसे चुभने वाले अंश हैं, उनके अंतर्गत उसने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन अपने हाथ में ले लिया है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इस प्रकार से अपने हाथ में लिया है कि यदि कोई भी विदेशी, या हांगकांग का नागरिक या चीन का नागरिक या कोई विदेशी चीन के खिलाफ किसी भी, या हांगकांग के अलग करने के मुद्दे पर चीन के खिलाफ आवाज उठाता है, इस मुद्दे पर आवाज उठाता है, तो उसके खिलाफ चीन जो कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो एक तरीके से जो जिस तरह से यूएस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सैंक्शंस के मामले में लगाता आया है, चीन अभी पलट करके उसी प्रकार के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज पारित करके दिखाया है कि उसमें भी क्षमता है। अपने हितों की वो जब रक्षा करना चाहता है तो वो भी परवाह नहीं करेगा कि दूसरे देशों की सॉवरेनिटी का सवाल है कि नहीं है। अगर उसके हितों पर नुकसान होता है तो वो उस पर कार्रवाई करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गले की हड्डी बन गई है चीन और बाकी देशों के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं। पर इसके अलावा अगर आप देखें, जहां तक ट्रेड का सवाल है, ट्रेड में अभी भी निगोशिएशंस चल रहे हैं, बातचीतें इनकी भी चल रही हैं। क्या होगा ये देखना है, क्योंकि हम जो बार बार कहते आ रहे हैं, जो ये सप्लाई चेन्स का मुद्दा है, जो दुनिया भर में सप्लाई चेन्स फैल गई हैं। आज हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं कि चीन और अमेरिका में कोल्ड वॉर हो रहा है, वास्तव में एक गलत शब्दावली है।
कोल्ड वॉर एक दूसरी दुनिया में हुआ था, वो दुनिया आज नहीं है। रूस और अमेरिका उस वक्त बिल्कुल भिन्न थे, सिस्टम्स भिन्न थे, उनकी इकोनॉमीज बिल्कुल भिन्न थी, एक दूसरे उनका कोई मतलब नहीं था। आज चीन, अमेरिका, यूरोप, इनकी जो इकोनॉमीज हैं आपस में इतनी बुरी तरह जुड़ी हुई हैं कि इसको कोल्ड वॉर कह पाना उतना आसान नहीं है। जी, कोल्ड वॉर कहना, इसको आप कह रहे हैं कि आसान नहीं, और एक्चुअली एक तरह से गलत शब्दावली है, और इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है अर्थव्यवस्था की जो कोशिश चल रही है, जो हाल के फैसले लिए गए हैं चीन की कई कंपनियों के खिलाफ भी, या सप्लाई चेन को और विस्तृत करने के, डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको डीकपलिंग में भी संजय कहा जा रहा है कि काफी समय लगेगा और कई साल गुजरेंगे जिसके पहले कि इन फैसलों का असर नजर आए। ये ऐसा नहीं कि हम आज फैसला ले रहे हैं और वो दिखने लग जाएगा। कई देश यूरोप के भी जहां तक हुआवे की बात है उसको छोड़कर तरजीह दे रहे हैं दूसरी कंपनियों को, जैसे कि एरिक्सन है, नोकिया है, कनाडा, सिंगापुर, ये इन तमाम जगहों पर इसको रेफरेंस दिया गया है। पर सप्लाई चेन को जो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, उसमें चीन की तरफ से भी जवाब, प्रतिक्रिया ये दिखेगा अगर असर जब दिखता है, डीकपलिंग जब होने लग जाएगी, दिखने लगेगी। तो सप्लाई चेन्स का मुद्दा वास्तव में कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले इसमें मैं दो चीजें कहूंगा। पहली चीज, जहां तक सप्लाई चेन्स का कंस्ट्रक्ट है, जिस प्रकार से वो फैली है, जिस प्रकार से बनी है, उनको ऐसे समझिए कि साइंस में कहते हैं कि पानी अपना स्तर अपने आप ढूंढता है। तो एक बार अगर आपने सप्लाई चेन्स बना ली जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो ऐसे फैलती हैं कि जो स्थान सबसे कम कीमत पर मोस्ट कॉम्पिटिटिवली जिस काम को कर सकता है, वो काम उसके पास चला जाता है। तो इसी प्रकार सप्लाई चेन्स पूरी दुनिया में फैल गई। जिस देश के पास क्षमता थी कि वहां लेबर सस्ता है, वहां मैन्युफैक्चरिंग चली गई, कहीं जूते के तलवे बन रहे हैं, कहीं जूते के शूलेसेस बन रहे हैं, कहीं उन सबको जोड़ा जा रहा है। डिपेंड करता है कि किसकी कहाँ एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो चीज वहां चली गई। और सब ये सारे जो देश हैं, एक प्रोडक्ट से, एक जूते बनाने की प्रक्रिया में या कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया में सारे देश आपस में जुड़ गए अभिन्न ढंग से। तो पहली चीज सप्लाई चेन्स की ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सप्लाई चेन्स का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो सप्लाई चेन्स के आगे अगर चीन की इसमें पोजीशन देखें, वास्तव में चीन ने सप्लाई चेन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है अपने यहां से छिन्न भिन्न करके दूसरे देशों में भेजना तो पहले ही शुरू कर दिया था। तो जब हम कहते हैं कि सप्लाई चेन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, चीन से बाहर जाएंगी, तो कई मायने में जो पूरा BRI प्रोजेक्ट चीन लगा रहा था, उसका प्रयास यही था कि वो सप्लाई चेन्स की लो एंड मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकल करके हाई वैल्यू चेन में आगे बढ़े। जो काम अमेरिका कर रहा है डिजाइनिंग का, जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं उनमें उसका हस्तक्षेप हो, जो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं उनमें वो प्रवेश करे, और जो छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और जोड़ तोड़ वाला काम है, ये दूसरे देशों में चलता जाए। तो उसने खुद प्रयास करके ये सप्लाई चेन्स को बात करता था कि अफ्रीका भेजेंगे, कई मायने में थाईलैंड में ट्रांसफर किया, मलेशिया में किया, वियतनाम में किया। तो सप्लाई चेन्स को एक ढंग से तोड़ने का काम तो चीन खुद भी पहले कर चुका है, वो एक अपनी सोची समझी नीति के तहत। तो ये जो सप्लाई चेन्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, जब भी हम बात करते हैं डीकपलिंग की, तो ये दो चीजें हमें बिल्कुल ख्याल रखनी चाहिए। और जो मैं पहली चीज कह रहा था, उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अमेरिका ने ट्रेड वॉर शुरू किया, लेकिन 2019 में अगर आप देखें, इसमें नुकसान अमेरिका को ज्यादा हुआ है, चीन को कम हुआ है। क्योंकि वास्तव में जब उसने टैरिफ्स लगाए, तो जो उसका ट्रेड बैलेंस था वो सुधरा नहीं और बिगड़ गया, क्योंकि जो सप्लाई चेन में कंपोनेंट इंपोर्ट होते थे वो महंगे हो गए। जिन जगह से उनको मंगाना जाना चाहता है, डीकपलिंग की हम बात करते हैं, डीकपलिंग संभव नहीं हो पाई, तो वही चीज और महंगी होकर के अमेरिकी कस्टमर्स को ही मिली, तो ट्रेड बैलेंस बिगड़ा, सुधरा नहीं। तो ये सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको समझना आवश्यक होता है। और जब हम डीकपलिंग की बात करते हैं तो ख्याल रखना चाहिए कि डीकपलिंग की प्रोसेसेस एक तरफ तो चीन खुद ही कर रहा था, इस प्रकार की प्रोसेसेस, और वही प्रोसेसेस करने में शायद हम उसकी सहायता करेंगे। जी जी संजय, तो एक तरफ आप जटिलताओं की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि कैसे कारोबार की जो दुनिया है वो बहुत जटिल भी है और बहुत दिलचस्प भी है। अलग अलग कंपनियों की, माफ कीजिएगा, अलग अलग देशों की तरफ से एक तरह से हम एक पुशबैक देख रहे हैं, खास करके 5G टेलीकॉम में हुआवे के खिलाफ, क्योंकि ये चीनी कंपनी है। लेकिन
साथ साथ किस तरह से कंपनियां कॉर्पोरेट स्तर पे, व्यवहार के स्तर पे काम करती हैं, कितना ये कामयाब होता दिख रहा है, ये जो पुशबैक है, और जो अमेरिका कह रहा है कि उसने बहुत सारे अपने एलाइज को, सहयोगियों को, कई देशों को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया है कि वो Huawei को अपने यहाँ जगह न दें। निवेश की दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, व्यापार की दुनिया भी बहुत रंग बिरंगी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि यूएस और चीन का बिल्कुल ट्रेड वॉर हो रहा है, और सब न्यूज चैनल पर आप चर्चा सुनते हैं कि पता नहीं कब इनका थर्ड वर्ल्ड वॉर आपस में शुरू हो जाएगा, और रोज कुछ ना कुछ एस्केलेशन आप देखते रहते हैं। दूसरी तरफ खबर आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आती हैं कि एक तरफ Huawei जो कंपनी है, क्योंकि चीन में रिकवरी हुई है पिछले क्वार्टर में, तो आज की तारीख में Huawei सबसे बड़ा फोन सप्लायर बन गया है। उसने लगभग 56 मिलियन स्मार्टफोन पिछले क्वार्टर में बेचे हैं। उसके पीछे सैमसंग है, जो सैमसंग सबसे आगे था, वो नंबर 2 पे आ गया है। एप्पल भी उसके पीछे है। तो पहली बार 9 साल में फिर हम देखते हैं कि Huawei इस वक्त, जबकि Huawei पर पूरा हमला हो रहा है, तो सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है। उसको फायदा मिला चीन की रिकवरी का, उसने काम किया। दूसरी चीज, ट्रंप और जी रोज एक दूसरे को गाली देते रहे, लेकिन जहां तक क्वालकॉम का सवाल है, जो कि अमेरिकी कंपनी है, जो वहां का अमेरिका का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर है, और जिसके पास कई सारी पेटेंट्स हैं चिप्स के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में, नॉलेज, आईपीआर कई सारा उसके हाथ में। क्वालकॉम ने एक लाइसेंसिंग डील Huawei के साथ किया है, जो कि करीब $2 बिलियन का है, जिसमें उसने जो पुराने ट्रांसग्रेशन है, Huawei ने जो कुछ किया वो सब माफ कर दिया है, और अगले कई सालों तक उसको जो है Huawei को उन पेटेंट्स को इस्तेमाल करने का लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। तो देखिए, लेयर्स हैं ये जो ट्रेड की दुनिया है, क्योंकि Qualcomm ने भी जो है इसी वक्त अपनी बहुत सारी सेल्स में ड्रॉप देखी, उसको नुकसान हुए हैं, तो फायदे की पूर्ति करने के लिए उसने दूसरे कदम उठाए हैं। तो ये जो ट्रेड की दुनिया है, ये काफी जटिल होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। यही कारण है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, कि ट्रेड वॉर के चलते, टैरिफ्स के चलते कोशिश थी कि चीन पर अंकुश लगाया जाए, ट्रेड बैलेंस ठीक किया जाए। ट्रेड बैलेंस एक्चुअली अमेरिका का चीन से ज्यादा एडवर्स हो गया, सुधरा नहीं, ट्रेड वॉर की वजह से। तो फिर क्या विकल्प बच जाते हैं? एक ये भी सवाल उठता है कि अगर डिकपलिंग नहीं हो पाएगी और चीन का सप्लाई चेन जिस तरह फैला हुआ है वो बहुत जटिल है, और इसका नुकसान ज्यादा उन देशों को ही हो रहा है जो कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की। पर साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी कि भारत इसमें किस तरह से एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। यानी अब हम जो फैसले लेते हुए देशों को देख रहे हैं कि वो चीन की जो चीजें चीन में बन रही थी वो वहां से हटके, जैसे यूएस मैन्युफैक्चरर्स ही कई कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में आ रहे हैं, भारत में भी एप्पल मसलन अगर भारत में भी बनाने का काम करते हैं, तो ऐसे में विश्व व्यापार युद्ध जो चल रहा है उसमें जो रसाकशी है, भारत किस तरह की भूमिका अपने फायदे, अपने हितों को देखकर इसमें निभा सकता है? देखिए, सबसे पहले जो जितनी भी ये ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इनमें मेरे विचार में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अमेरिका कहता है अमेरिका फर्स्ट जी, और अमेरिका जो है और ज्यादा कई मायनों में प्रोटेक्शनिस्ट होता जा रहा है कि हम अपनी अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग वापस लेकर के आएंगे, यहां जॉब्स क्रिएट करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि चीन ने ऐसा किया है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि ये जो ओपन ट्रेडिंग ऑर्डर है, जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वो एक डेमोक्रेटिक, एक जो जितने प्रजातांत्रिक देश हैं उनके बीच होना चाहिए, तो हमें प्रजातांत्रिक देशों के बीच में एक नई ट्रेडिंग व्यवस्था की नींव रखनी चाहिए, जिसमें सारे जितने जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, चीन को कंटेन करने में, चीन के सिक्योरिटी अलायंसेस में तो हम बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेटिक नेशन है, सब प्रजातांत्रिक देश हैं, क्वाड में आ जाइए, इसमें आ जाइए, लेकिन जहां ट्रेड की बात होती है वहां फिर दूसरे ढंग की बात होने लगती है कि कहाँ सबसे सस्ता मिलेगा वहां हम जाएंगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कहाँ हमको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में अगर हमें वास्तव में चीन के सिस्टम से प्रॉब्लम है, तो हमको जो है, जो ग्लोबल ट्रेडिंग व्यवस्था है, जब तक चीन उसमें सही ढंग से शामिल नहीं होता है, जब तक वो अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करता है, हमें सभी देशों को डिसीजन लेकर के उसको इससे बाहर रखना होगा, और एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम दूसरे देशों को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर, ओपन प्रिंसिपल्स पर, ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल्स पर आपस में बनाना आवश्यक हो जाता है। तो तब हम वास्तव में कहेंगे कि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है जो हम चीन से लड़ रहे हैं,
इसके जो आधार हैं, जो रूल्स हैं, बड़े साफ हैं, और हम इन रूल्स को लगातार एक दूसरे पर जो इसको मानते हैं वो इसका बराबर पालन करेंगे, तो तब वास्तव में चीन को कंटेन किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे विचार में भारत जरूर एक बैलेंसिंग रोल प्ले कर सकता है। भारत जो है, अगर खुद एक ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर की बात करे जिसमें इसी प्रकार के देश शामिल हों, जिनकी सिस्टम्स ओपन हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट्स ओपन हैं, जिनमें ट्रेड ओपन है, अगर उसकी पहल लेकर के आगे आता है और कहता है कि जी हाँ हम इसमें शामिल होंगे, चीन क्योंकि सब में इसका हिस्सा नहीं, इसको इससे बाहर रखिए। जो जो देश इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करना चाहते इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, कैपिटल कंट्रोल्स के मामले में, उनको बिल्कुल बाहर रखिए। तो तब एक व्यवस्था ऐसी हो सकती है। जी, तो कह रहे हैं कि कुल बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत है, और ये भी साफ होने की जरूरत है कि किन बातों पर जो आइडियोलॉजीज हैं, अगर उस पर फर्क है चीन में और दुनिया के दूसरे देशों में, तो एकजुट होकर एक नई व्यवस्था बनानी होगी जिसका हिस्सा चीन बने। रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बार बार बात करते हैं, लेकिन इन सभी देशों के बारे में, जो जितने देश रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उनके बारे में स्पष्ट सहमति होनी चाहिए कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्या है और कौन से देश इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, जिनके साथ वो ना ट्रेड करेंगे, ना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ना ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, ना इस प्रकार की ट्रेड व्यवस्था की बात करेंगे। बिल्कुल, तो जब तक इस पर सफाई नहीं होती है, सहमति नहीं होती है, तब तक ये जो जटिलताएं हैं वो बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए, इस एपिसोड में, इंडियाज वर्ल्ड के इस एपिसोड में। आज के लिए इतना ही।